हाँ, तो हम क्या था, हाँ, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम पे पढ़ रहे थे ना बच्चों। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में हम थे। तो इसका मैं क्या करती हूँ कि कहीं आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं एक पेन खींच देती हूँ, ठीक है। जैसे मुझे बताना तो चाहिए और भी बोर्ड में डिटेल करके, पर ये फर्स्ट लेक्चर है तो आप हमें जितना सपोर्ट करेंगे, कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइए कि क्या कैसा क्या करना है, तो फिर हम उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट लेक्चर मैं ले रही हूँ, ठीक है। अगर नीड हुई बच्चों को तो हम जल्दी से जल्दी फटाफट इसे कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि मार्च अप्रैल में आपका एग्ज़ाम है ना, तो उससे पहले ये कोशिश करूँगी मैं कि ख़त्म हो जाए, ठीक है बच्चों। फर्स्ट ईयर वाले है ना, पेपर 2, ठीक है, हाउस द जोश। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब देखिए, बहुत से बच्चों को तो यही नहीं क्लियर होगा कि डाइवर्जेंस क्या होता है, तो उन बच्चों के लिए हमें इस टॉपिक को रोकना पड़ेगा और फिर से पीछे आना पड़ेगा और हमें डाइवर्जेंस समझना पड़ेगा, ठीक है। तो डाइवर्जेंस समझने के लिए हमें क्या करना है, ठीक है, चलिए हम एक प्लेन पेज ले लेते हैं और हम उसमें आपको डाइवर्जेंस समझाते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए, डाइवर्जेंस, ठीक है बच्चों। डाइवर्जेंस क्या होता है ना, डाइवर्जेंस को मैथमेटिकल फॉर्म में हम समझते हैं, ठीक है। पर तो आप बुक से भी लेंगे बच्चों, पर इसको थोड़ा सा एग्जाम ओरिएंटेड कैसे लिखना है ना। जैसे आपके पास आ ही गया क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आया ही हुआ है, तो गॉस डाइवर्जेंस की समझने से पहले, क्योंकि उसमें तो कोई भी क्वेश्चन ऐसे रैंडम उठा देता है, उससे आपको क्या मतलब कि कौन, हाँ यूनिट सेम रहेगी है ना। तो हम आपको समझाते हुए चल रहे हैं। तो क्वेश्चन पे आएंगे, मान लीजिए हम क्वेश्चन देते हैं और ये क्वेश्चन भी आ चुका है। ये क्वेश्चन आया था सदिश क्षेत्र के, आप लिखिए, मैं भी लिखती हूँ। क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था बच्चों, सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस। अब ये तो आप हिंदी में लिख सकते हैं ना बच्चों, डाइवर्जेंस है ना, को समझाइए। मुझे पता है दिक्कत रहती है, नहीं समझ में आता है, इसलिए हम बेसिक से लेके अब इससे भी बेसिक कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है बच्चों। मैं बहुत फर्स्ट मतलब 0 लेवल से लेके चल रही हूँ कि मैं समझ रही हूँ आपको कुछ नहीं आता है, या आता भी है आप लिख नहीं पा रहे हैं ना, ऐसा है। तो उन बच्चों के लिए है ना बच्चों, समझाइए। अगर आप गाइडेंस के लिए आप हैं बोल रहे हैं तो गाइडेंस के लिए मैं हूँ, लेकिन आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी है ना। आप एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते कि क्लासेस नहीं लगी या कॉलेज में नहीं पढ़ाया गया है ना बच्चों। समझाइए तथा सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, क्या करेंगे, सिद्ध, सिद्ध कीजिए कि डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए जो होता है वेक्टर डेल डॉट वेक्टर ए के इक्वल होता है, ठीक है बच्चों, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपसे मैं बताती हूँ, आपको लिस्ट में दे देती हूँ कितनी बार ये पूछा गया है ये क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डाइवर्जेंस के लिए, कितनी बार पूछा गया मैं बताती हूँ। सागर में 2003, 8, 15 में, उज्जैन में 2003, 4, 12, 14, 16, भोपाल में 3, 9, 11, 14, इंदौर में 8, 10, 12, 13, 15, ग्वालियर में 8, 14, 16, 18, जबलपुर में 12, 14 और रीवा में 2013 में पूछा गया था इस तरह से। और इसका तरीका बदल के मैं बताती हूँ, और पूछा गया था किस तरह से पूछा था, आप लिखेंगे किसी सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस की परिभाषा दीजिए, ठीक है, दे देंगे, पार्ट 1 हुआ। फिर वो पूछा था इसका मान कार्तीय निर्देशांकों में प्राप्त कीजिए, ठीक है, कार्तीय निर्देशांकों, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कहते हैं इसको बच्चों, तथा सिद्ध कीजिए कि डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए
होता है वो डेल डॉट वेक्टर ए होता है। ठीक है, फिर बोला था जहां डेल वेक्टर क्या है, ऑपरेटर है, वेक्टर ऑपरेटर है, डेल वेक्टर ऑपरेटर है ये बच्चों, वेक्टर ऑपरेटर है जो कि रीवा में 2015, जबलपुर में 2015, उज्जैन में 2018, ग्वालियर में माइनर सिलेबस जो था, माइनर पार्ट जो था उसमें 2022 में पूछा गया। और पूछा गया, और कहाँ पूछा गया, ठीक है बताते हैं और कहाँ पूछा गया। किस तरह से पूछा गया, किसी वेक्टर क्षेत्र के डाइवर्जेंस का अर्थ तथा इसका भौतिक महत्व समझाइए। इंदौर में 2016, जबलपुर में 2022 में पूछा गया। ठीक है बच्चों, तो ये एमपी में ज़्यादा, एमपी ओरिएंटेड है ज़्यादा ये, तो एमपी के बच्चे तो कोई कहीं के भी हो कुछ कह ही नहीं सकते, कोई ऑप्शन ही नहीं है उनके पास। बाकी अदर स्टेट के बच्चों को अगर कोई इशू आता है आप कमेंट कीजिए, मैं देख के और उसके वीडियोस बनाती हूँ। फिजिक्स वही रहती है, कहीं कुछ नहीं बदलता है, बस ये दिमाग में रखिएगा। सिलेबस हो, आए, ऐड हो, हटे, कुछ मतलब नहीं है उससे, है ना। चलिए, महत्व समझाइए, समझाएंगे। और फिर एक और तरीके से पूछा गया था। ठीक है, मैं क्वेश्चन रीड कर रही, जो बोल रही हूँ उसको आप नोट कर दीजिएगा। ठीक है, किसी वेक्टर क्षेत्र के डाइवर्जेंस का अर्थ तथा इसका भौतिक महत्व समझाइए, ये तो इसमें हो गया। अब और किस तरीके से पूछा गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था, कार्तीय निर्देश तंत्र में सिद्ध कीजिए, कार्तीय निर्देश तंत्र में सिद्ध कीजिए कि किसी सदिश का डाइवर्जेंस एकांक आयतन से निकलने वाले फ्लक्स के बराबर होता है। क्या होता है, कार्तीय निर्देश तंत्र में सिद्ध कीजिए कि किसी किसी सदिश का, ठीक है, सदिश वेक्टर का डाइवर्जेंस जो होता है वो एकांक आयतन से निकलने वाले फ्लक्स के बराबर होता है। इसको हम कैसे बताएंगे बच्चों, ये पूछा कब गया था, पूछा गया था ये भोपाल में 2019 में। ठीक है, उसके बाद भी पूछा गया था, मैं बताऊँ आपको, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, इसलिए मैं आपको इसको पहले बेसिक लेके करवा रही हूँ, इसके बाद गॉस डाइवर्जेंस समझाती हूँ मैं। ठीक है, हाँ चलिए, तो कैसे ड्रॉ करेंगे इसका डायग्राम, सबसे पहले तो हमें फिगर ड्रॉ करने आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए एक सरफेस बना लेते हैं। ठीक है, फटाफट बनाएंगे। कुछ बच्चे तो ये 10 घंटे पेंसिल ही छीलने में लगा देते हैं, सजा के बनाएंगे बनता, और फिर भी गलत होते हैं डायग्राम। ठीक है, हमने देखा है एग्जाम में। तो एस हो गया ये, डीवी, तो आपको ये जानना है कि क्लैरिटी होनी चाहिए, है ना, ये जैसे ये, है ना, ये सॉरी अगर नहीं दिख रहा है तो मैं जूम फिर से कर देती हूँ इसको। आई होप कि अब दिख रहा होगा। मान लीजिए पॉइंट पी है। ठीक है, और यहाँ पे ये डी एस वेक्टर, डी एस वेक्टर है। ठीक है बच्चों, डी एस वेक्टर है। हाँ ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आप इसको एरिया वेक्टर या कुछ भी ये है ना, इसको मैं बताती जाऊंगी क्या से क्या करना है। चलिए, ठीक है, अब इसको डिराइव कैसे करना है, यहाँ पे आप इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, डिराइव को, है ना, जो भी सिद्ध करने को, है ना, सिद्ध करना है, समझाना है, जो भी करना है। तो सिद्ध कैसे करेंगे, यहाँ से आप लिखेंगे सिद्ध करना है, तो कैसे लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे, डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड। जिनके पास बुक होगी उनको भी हेडिंग में ही ऐसा मतलब दिया हुआ है। ठीक है, और नहीं होगी तब भी कोई दिक्कत नहीं है, हम बोलते जा रहे हैं। डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड को हिंदी में कैसे लिखेंगे, सदिश क्षेत्र का अपसरण या डाइवर्जेंस, सदिश क्षेत्र का अपसरण या डाइवर्जेंस। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब लिखेंगे क्या होता है, बोल रही हूँ आप लिखते जाइए। चलिए फटाफट सब रेडी हो जाएं। ठीक है, किसी सदिश क्षेत्र के किसी बिंदु पर सदिश फलन का अपसरण उस बिंदु के परितः सूक्ष्म आयतन
उस बिंदु के परितः सूक्ष्म आयतन खंड के प्रति एकांक आयतन पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, प्रति एकांक आयतन से निर्गत फ्लक्स के मान के बराबर होता है। यह एक अदिश राशि है, यह एक स्केलर है ना, स्केलर वो है, स्केलर क्वांटिटी है, सॉरी स्केलर क्वांटिटी है, राशि। तो चित्र के अनुसार, ठीक है, फिर आप लिखेंगे चित्र के, इतना लिखने के बाद लिखेंगे चित्र के अनुसार यदि सूक्ष्म आयतन dv के किसी बिंदु P पर सदिश क्षेत्र वेक्टर A तथा लिए गए सूक्ष्म पृष्ठ ds वेक्टर के बीच कोण थीटा, ठीक है, यहाँ पे थीटा होगा, हो तो इस अवयव से निर्गत फ्लक्स, अब लिखेंगे फ्लक्स, इतना लिखने के बाद यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखती हूँ, मैथमेटिकली आप कैसे प्रेजेंट करेंगे, ए डी एस कॉस थीटा वेक्टर ए डॉट डी एस वेक्टर होगा, फुल स्टॉप। फिर लिखेंगे नेक्स्ट लाइन से, पैरा चेंज नहीं करना है। अतः संपूर्ण पृष्ठ एस, ठीक है, से कुल निर्गत फ्लक्स कितना है, इसी कंटिन्यूएशन में ही लिखना है। फिर ये लिखना है सरफेस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर ए डॉट डी एस वेक्टर, ये लिख देंगे होगा। फिर लिखेंगे फुल स्टॉप करके, तब बिंदु P पर सदिश क्षेत्र वेक्टर ए का अपसरण या डाइवर्जेंस निम्न होगा। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 डालेंगे, निम्न क्या होगा, डाइवर्जेंस कैसे प्रेजेंट करेंगे, फिर करेंगे डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए या ए कैप, लिमिट टेंड्स टू डेल dv टेंड्स टू 0, ठीक है। फिर सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ए डॉट डी एस वेक्टर अपॉन क्या होगा, dv, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया आपको, ठीक है, ये हुआ आपका इक्वेशन नंबर 1, कोई दिक्कत नहीं है। फिर गणितीय रूप में लिखेंगे, इंग्लिश में कहते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे किसी बिंदु P x y z पर सदिश फलन वेक्टर A के अपसरण को निम्न समीकरण द्वारा परिभाषित किया जाता है। फिर डैश करके यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट लाइन से, कैसे परिभाषित करते हैं हम, निम्न द्वारा, ठीक है, ये है निम्न, ठीक है बच्चों, इस तरह से परिभाषित कर दिया। अब हम इसको कंपोनेंट में कैसे ब्रेक करेंगे, बहुत इजी है, वी है ये बच्चों, तो वॉल्यूम को कैसे प्रेजेंट करते हैं एक्स वाई जेड में, तो हम उसी तरह कर देंगे, कुछ नहीं है, सब खत्म है, ठीक है। तो के कैप डेल बाई डेल जेड लिख दिया, ये हो गया। फिर डॉट लिखेंगे, डॉट तो यहाँ भी है। अब एरिया को कैसे लिखेंगे, एरिया में ए का एक्स कंपोनेंट आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका मल्टीप्लाई करिए, प्रोडक्ट करिए, प्रोडक्ट में क्या होगा, आई आई कैप 1 होता है ना, तो एक ए है ना, कुछ इस तरह से, अब इसी का हम जेड कंपोनेंट लिख देते हैं। ये इक्वेशन नंबर हो गया हमारा 2 देना हो 2 दीजिए, 3 देना हो 3 दीजिए, हम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं जिनको आप सब्सटीट्यूट करेंगे वैल्यू में, उसके लिए नंबर दे रही हूँ। बाकी आप कोशिश करिए नंबर पे मत जाइएगा, नहीं तो कन्फ्यूज़न खुद ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हमें इसका व्याख्या करनी है ना बच्चों, क्वेश्चन बार बार पूछ रहा था कि आप व्याख्या कीजिए, समझाइए, परिभाषित कीजिए, है ना। तो डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर, अब यहाँ पे लिखेंगे डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए की गणितीय व्याख्या, हेडिंग डालेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे, हम हिंदी में ही लिखते हैं, हिंदी में भी आप ऐसे लिखेंगे, मैथमेटिकल फॉर्म में वही लिखते हैं, ठीक है। अब ये नहीं कि इसका भी डाइवर्जेंस हिंदी में लिखते हैं, कि गणितीय व्याख्या
ठीक है, हेडिंग लिख दिया। अब हम एक डायग्राम बना देते हैं। ठीक है बच्चों, डायग्राम हम इसमें बना दें या और क्लैरिटी, हाँ ठीक है, शायद आप लोगों को समझ में आ जाएगा। एक डायग्राम एक प्लेन पेज में लेते हैं, है ना, ताकि आप सबको समझ में आ जाए, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं तो यही कहूँगी कि आने वाला है क्वेश्चन, है ना बच्चों, आने वाला क्वेश्चन है, तो क्यों ना हम अच्छे से पढ़े, है ना। तो चलिए, ये हमने ड्रॉ किया, नहीं दिख रहा है क्या? हाँ, ये हमने ड्रॉ किया है। ठीक है, ये जेड ले लो, जेड एक्सिस है, हाँ, कोई दिक्कत है क्या इसमें? जेड एक्सिस है, हाँ, आई होप क्या आप लोगों को ठीक है। और वाई एक्सिस है ये, है ना, वाई है, फिर ये हमने बना दिया। इतना बड़ा नहीं बनाना है एग्जाम में, कॉपी भर जाए, हम समझाने के लिए बता रहे हैं। ठीक है, कैसे बनाते हैं आप? फिर क्या करेंगे, यहाँ से जोड़ेंगे, जो भी आपको इजी पड़े, है ना, जैसा भी आप कर पाए अच्छे से। बस ये डब्बा ऊपर नीचे मत कर दीजिएगा, है ना। क्या है ये, क्यूबॉइड है ना। यहाँ से कनेक्ट करेंगे, है ना बच्चों। ठीक है, ये पी ले लीजिए आप, इसको ऐसा करिए, ये इसकी डायरेक्शन ऐसी होगी। वेक्टर ए ले लीजिए, ये बना लीजिए, यहाँ पे ई ले लीजिए, है ना। ई अगर यहाँ ले रहे हैं तो ए कहाँ लेंगे आप? ये डी ई, तो ये सी हो जाएगा, इसको आप बी लीजिए। हमें ऐसे ऐसे फाइंड आउट करना पड़ेगा ना, तो उसके अकॉर्डिंग मैं लिख रही हूँ। आप अपने हिसाब से, अगर आपको ऐसे लिखना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, बनाते जाओ, क्लियर हो जाए फिर, या तो आप देख भी सकते हैं पहले। 5i1 हो गया, ये है इसका स्केलर प्रोडक्ट है। डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्शन बहुत कंफ्यूज करती है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये सीधा है बच्चों, तो ये 5x1 है ये। ठीक है, x1 के लिए ये हम h ले लेते हैं इसको, ये i अगर लेते हैं, बुक में भी बना हुआ है, इजी वे में बना हुआ है, पर डिराइव करने पे ना आप फिर वो उस हिसाब से करिएगा। डिराइव करने पे डायग्राम को ही एक्सप्लेन करना होता है, तो डायग्राम को बहुत ही इजीली अंडरस्टैंडेबल बनाना है ना, कन्वीनियंस के लिए। तो ये हो जाएगा डी वाई। ठीक है बच्चों, डी वाई हो गया। अब ये हम लेंगे डी जेड। ठीक है, ये क्या है, ये डी जेड हो गया, हमारा डी जेड है। फिर ये एफ पॉइंट है, ये एफ पॉइंट है ना, एफ ले लिया। ये क्या है, यहाँ पे ये 5 बना हुआ है, ये हमने बना दिया 5z1 के लिए। और ये क्या है, डी एक्स के लिए। ठीक है, ये हो गया 5y2, ये हो गया x एक्सेस, ये हो गया y, और ये हो गया z एक्सेस। कोई दिक्कत नहीं है, डायग्राम बहुत ही इजीली समझ में आ चुका है। चलिए मैं इसका एक एसेस ले लेती हूँ। हाँ, अब है
और सिंप्लीफाई अगर करना ही पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि ये ना इसको हमें अभी समझाना है। डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट और कर्ल, स्टोक थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम, ये सब आपको पढ़ना है ना। ये है ए जेड, ये वेक्टर ए है। और ये बार बार मैं बता दूं, ये बच्चों उच्च शिक्षा विभाग के जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति के पर आधारित पाठ्यक्रम है वो मैं बता रही हूँ, ठीक है बच्चों। तो ये है ए एक्स, ठीक है। हाँ, अब ठीक है ये। तो अब हमें इसी को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो इसको हमने कहाँ तक किया था, हाँ ये हमारा था, हमने इसकी व्याख्या करनी थी, तो व्याख्या हमने कैसे कर दी है, इस आधार पे कर दी है, ठीक है बच्चों। अब हम इसी को डिराइव कर देते हैं, तो आप डायग्राम देखते जाइएगा, हम लिखते जाते हैं, समझाते जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो कैसे समझेंगे, पहले लिख तो लें, क्योंकि हमें खुद नहीं समझाना है, हमें एग्जामिनर को भी बताना है कि हमसे आता है, ठीक है। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे पहले, निम्न चित्र के अनुसार माना कि सदिश क्षेत्र में dx dy dz, क्या होगा, माना कि सदिश क्षेत्र में dx dy और dz भुजाओं वाले समानांतर षटफलक मतलब 6 फेस है ना, तो षटफलक क्या है, षटफलक बी सी डी ई एफ जो हमने लिया है वो मैं लिख रही हूँ, जी एच आई के केंद्र बिंदु पी पर सदिश फलन वेक्टर ए है जिसका एक्स वाई जेड, ठीक है, दिशा में अवयव क्रमशः ए एक्स ए वाई व ए जेड है, ठीक है। अब एक्स अक्ष के अनुदेश ए एक्स क्या है, ए एक्स के सापेक्ष परिवर्तन की दर क्या होगी बच्चों, एक्स के सापेक्ष परिवर्तन की दर क्या हो जाएगी, परिवर्तन की दर बोले तो डेल ए एक्स बाई डेल एक्स होगी। अतः आप आगे लिखेंगे, पैराग्राफ चेंज नहीं करना है। अतः बिंदु P से तल FGHI तक AX के मान में वृद्धि कितनी हो रही है, डेल एफ एक्स बाई डेल एक्स डॉट डी होगा, यहाँ पे ना डी होगा, डेल नहीं है ये डी है, ये डेल है ये डी लेंगे ना, डी एक्स बाई 2 होगी, है ना, होगी यहाँ पे लिख लीजिएगा फुल स्टॉप। फिर लिखेंगे यहाँ पे आप, थोड़ा सा समझा दूँ मैं इसको, हमने क्या क्या लिया है ना। तो क्या था जो लिखा है उसी को मैं समझा रही हूँ बच्चों, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि निम्न चित्र के अनुसार माना कि सदिश क्षेत्र में dx dy dz, ठीक है, dx dy dz भुजाओं वाले समानांतर षटफलक बी फिर सी डी ई, बी सी डी ई एफ जी एच आई कहाँ है, यहाँ पे एफ है, जी एच और ये आई होगा, है ना, आई होगा यहाँ पे, आई, ठीक है बच्चों, के केंद्र बिंदु P पर सदिश फलन वेक्टर ए है जिसका एक्स वाई जेड दिशा, एक्स वाई और जेड दिशा क्या है, एक्स वाई जेड दिशा, ये जेड दिशा, ठीक है बच्चों। तो जेड दिशा क्या है हमारी,
में अवयव जो हैं क्रमशः ए एक्स हैं, ए वाई, अवयव यहाँ पे डायग्राम इसलिए अलग से बना दिया था, ए एक्स है, ए वाई है और ए क्या है ये बच्चों, जेड है। ठीक है, अब एक्स अक्ष के अनुदिश ए एक्स की एक्स के सापेक्ष परिवर्तन की दर क्या बताया था, डेल ए एक्स, क्या बताया था बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, डेल ए एक्स, जूम कर दूं, डेल ए एक्स बाई डेल एक्स है ना, होगी। अतः बिंदु P से तल एफ जी एच आई डायग्राम में दिखा दें, एफ जी एच आई कहाँ पर है, चलो चलो, एफ जी एच आई ये वाला पार्ट है ना, एफ जी एच, पूरा मत देखना, एफ जी एच आई बस देखो, तक ए एक्स के मान में वृद्धि क्या होगी, क्या हो जाएगी, डेल एफ एक्स बाई डेल एक्स, डेल एफ एक्स बाई डेल एक्स डॉट डी एक्स बाई 2 होगी। अतः फलक एफ जी एच आई पर वेक्टर ए के एक्स अवयव का मान क्या होगा, अब हम यहाँ से लिखेंगे एक्स अवयव, ये नेक्स्ट लाइन से लिखना है बच्चों, है ना, तो क्या करें, इसी के नीचे से लिखना चालू कर दें। चलिए इसको हम थोड़ा सा जूम इन कर देते हैं, है ना, चलिए इसी के नीचे से लिखते हैं ताकि समझ में आता रहे, है ना। तो हमने क्या लिखा था, अब नेक्स्ट लाइन जो हमने लिखना है वो हमें क्या करना था,